नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। एक इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी का जो कि उन्होंने पीयूष गोयल के साथ लिया है वो काफी वायरल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अर्नब गोस्वामी उसमें पीयूष गोयल की क्लास लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपने एक क्लिप देखा था जिसमें कि एएनआई के इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा कि नहीं, आप ट्रेड डील के बारे में हमसे मत पूछिए, वो आप पीयूष गोयल से पूछिए। पीयूष गोयल से जब रूसी तेल के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं नहीं, आप विदेश मंत्री से पूछिए। तो अर्नब गोस्वामी की इस इंटरव्यू की क्लिप आपको दिखाते हैं, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं और उसमें उन्होंने ऐसी क्लास लगाई कि पीयूष गोयल एक ऐसे छात्र के रूप में नजर आ रहे थे जो कि इस इम्तिहान के लिए तैयार ही नहीं था। दो तीन एंगल्स हैं इसमें कि अर्नब गोस्वामी पीयूष गोयल के साथ क्यों इस तरीके से कठिन सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कठिन सवाल उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो सरकार की चाटुकारिता करते हुए आए हैं अभी तक। लेकिन हाल में हमने कुछ कार्यक्रम भी उनके ऊपर किए जहां पर उनकी लाइन थोड़ा सा बदल गई, लाइन गड़बड़ा गई या बदल गई ये पता नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से रूसी तेल की खरीद के मुद्दे पर उन्होंने पीयूष गोयल की क्लास ली है, देखिए पीयूष गोयल का एक स्क्रीनशॉट जहां पर उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि अरे अर्नब गोस्वामी ने मुझसे ऐसे सवाल क्यों किए। अब आपको बताते हैं एक ट्वीट, जिस ट्वीट में इस इंटरव्यू का सार नजर आ रहा है। द नेशन टू नो ये प्रोग्राम था, उसमें मोहम्मद जुबैर ने बाकायदा उस इंटरव्यू को, क्योंकि उसकी क्लिप मैं रन नहीं कर सकती हूं क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, मोहम्मद जुबैर ने उसका वह बैटम जो उन्होंने बोला है उसको लिखा। ये देखिए, व्हेन आस्क्ड अबाउट रशियन ऑयल परचेज पीयूष गोयल टू अर्नब, रशियन ऑयल की खरीद के बारे में अर्नब ने पूछा जब पीयूष गोयल से, तो उन्होंने कहा कि इट्स अ सब्जेक्ट दैट एमईए हैंडल्स, इट्स बियॉन्ड माय रेल्म, यानी कि मेरे क्षेत्र का ये सवाल नहीं है, आप इसे विदेश मंत्रालय से पूछिए। यू विल हैव टू आस्क द फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन। फिर उन्होंने कहा कि वेल आई थिंक द फॉरेन मिनिस्ट्री पीपल विल नो व्हाट हैपेंड, बट अर्नब आई डोंट हैंडल दिस सब्जेक्ट। अर्नब लगातार उनसे सवाल कर रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जब इस सब्जेक्ट को मैं हैंडल ही नहीं करता हूं तो ये सवाल आपने कैसे मुझसे पूछ लिया। Probably the MEA will be the best person to answer that। अब आप ये सोचिए, पीयूष गोयल के पास जब जवाब नहीं है और अर्नब गोस्वामी, उनकी टोन और टेनर जो अर्नब गोस्वामी का था, ऐसा नहीं था कि वो बड़े गुस्से में वो सवाल पूछ रहे थे, बहुत सौम्य तरीके से, लेकिन जैसे धीरे धीरे किसी को काटा जाता है उस तरीके से छुरी से वो सवाल पूछते हुए नजर आ रहे थे कि अब ये बताइए, अब ये बताइए। बिल्कुल अंदर घुसकर जो पूछने वाले सवाल है उस तरीके के सवाल अर्नब गोस्वामी ने पूछे। हालांकि मन खुश हो गया उस तरीके के सवाल सुनकर और लगा कि पत्रकारिता जिंदा है, अर्नब गोस्वामी उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे। उसको दिखाइएगा, उस ट्वीट को अभी पूरा मैंने पढ़ा नहीं है। साक्षी, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो उस ट्वीट को फिर से प्ले करिए, मैं पूरा अभी पढ़ नहीं पाई थी। हाँ, फिर उन्होंने कहा है कि इट्स बेटर इफ यू आस्क द फॉरेन मिनिस्ट्री, इट्स अ जियोपॉलिटिकल इशू दे हैव टू सॉल्व, आई एम नॉट इनटू इट, आई एम नॉट इन द पिक्चर। उन्होंने कहा कि भाई मेरे नजर में ये मामला है ही नहीं, फॉरेन मिनिस्ट्री से आप पूछिए, हमारा काम था ट्रेड डील फाइनल करना, वो हमने कर दिया। दैट्स फॉर द फॉरेन मिनिस्ट्री एंड अमेरिका टू सॉल्व। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय और अमेरिका इसको सॉल्व कर लेगा। आई डोंट रन एन ऑयल कंपनी। लगातार जब अर्नब के सवाल आते जा रहे, खींच गए थे पीयूष गोयल। खींचने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास कोई तेल कंपनी नहीं है, ना ही मैं किसी तेल कंपनी का मालिक हूं और ना ही मैं तेल खरीदता हूं। यू आर बीटिंग अराउंड द बुश। वो ये अर्नब से कह रहे हैं कि ये गोलमोल जवाब एक जैसे आप सवाल क्यों करते चले जा रहे हैं। यू आर बीटिंग अराउंड द बुश बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग बिकॉज आई डोंट नो। उन्होंने कहा कि आप जितने भी सवाल पूछते जाएं अर्नब गोस्वामी, मेरे पास इसका जवाब नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता है। लगातार, लेकिन अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से लगातार रूसी तेल के पीछे पड़े हुए थे, कई लोगों ने तो मुझसे ये कहा कि पीएमओ नहीं चाहता था कि इस तरीके के सवाल हों, लेकिन क्या पता गृह मंत्री ने सवाल लिख के भेज दिया हो, अर्नब गोस्वामी को बोला हो कि भाई आप इस एंगल से जरूर ये सवाल पूछेगा। तो इसमें क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, क्या उनके भेजे हुए सवाल थे? क्योंकि अर्नब गोस्वामी का इस तरीके से सवाल करना अपने आप में लोगों को चौंकाता तो है। लोग ये भी सोच रहे हैं कि आखिर अर्नब ने ये सवाल पीयूष गोयल से क्यों किए। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। मनीष शर्मा हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी स्वागत है। सिद्धार्थ, आपसे शुरू करती हूँ कि अर्नब गोस्वामी की जो ये क्लिप है उस पर बड़े कार्टून्स भी बन गए। उसको कुछ कार्टून्स को भी दर्शकों के लिए प्ले कर देते हैं कि किस किस तरीके के कार्टून्स इस समय चल रहे हैं। ये देखिए, एक आई एम ऑफ टू मलेशिया, अभी प्रधानमंत्री मलेशिया गए हुए थे, ट्रेड डील का क्या करे किसी ने पूछा, फिर
मोदी जी ने कहा जो उचित हो वो करें। अब दूसरा एक और कार्टून है, आपको दिखाते हैं उसी तरीके के इसी बात को कार्टून से। ये देखिए, व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ द डील, जयशंकर ने कहा आज गोयल। व्हाट अबाउट रशियन ऑयल, आज जयशंकर। द मैन हु नोज डोनाल्ड ट्रंप आस्क मी। यानी कि मोदी जी कहीं तस्वीर में ही नहीं है, मोदी जी नहीं है, ट्रंप मालिक बन गए। ये देखिए, ट्रंप के ऊपर कार्टून बन गया है कि आस्क मी, दिस इज द मैन हु नोज एवरीथिंग। अब इस पर सिद्धार्थ क्या कहेंगे? कार्टून्स बन गए, पीयूष गोयल का एक कॉमेडी इंटरव्यू हो गया, अर्नब गोस्वामी उसके एक और बड़े इंटरेस्टिंग का किरदार है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उस तरीके के सवाल सुनना अर्नब गोस्वामी से। लेकिन मैं ये भी सोच रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित शाह ने बोला हो कि जाओ इस एजेंडे से और इस तरीके के सवाल जरूर पूछना जिससे कि पीयूष गोयल को घेरा जा सके। जी सिद्धार्थ। जी, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये सब चीज का श्रेय नीलू व्यास को जाता है, क्योंकि नीलू व्यास ने कल जो एक कार्यक्रम शुरू किया था कल दिन में, जिस तरह जैसे ये अमेरिका ने ट्रेड डील घोषित की थी, मुझे याद है आपने मुझसे सवाल पूछा था कि ये सेक्शन 4 का क्या मामला है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि टैरिफ हट रहा है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदेंगे तो 25% भारत पर टैरिफ लगा देंगे। ये सवाल आपने मुझसे पूछा था और मैंने उसका जवाब दिया था कि ये अमेरिका इस तरह से भारत के ऊपर मॉनिटरिंग करने वाला है। तो अर्नब गोस्वामी ने ये सवाल बाद में पूछा और आप वो आपने बताया वो क्लिप को आप दिखा नहीं सकते, लेकिन वो क्लिप जो भी देखेगा उसमें अर्नब गोस्वामी ने ये सवाल पूछा है, वही शब्द हैं, आप ही के शब्द हैं, आप ही के शब्द हैं, वो आप ही के शब्द वो पूछ रहा है कि ये सेक्शन 4 का मामला क्या है पीयूष गोयल जी। अगर अब अमेरिका ने 25% टैरिफ हटा दिया है तो फिर ये सेक्शन 4 में 25% टैरिफ लगाने की बात क्यों कर रहा है? तो शब्दशः आप ही का भाषा का वो इस्तेमाल कर रहा था। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो इसका पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है कि सबसे पहले ये सेक्शन 4 का जो लोचा है, ये इसमें लोचा एक पीठ पीछे एक खंजर छुपा हुआ है, ये आपने बताया था, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी चालाकी की थी। जो ट्रेड डील इन्होंने घोषित किया उसमें कहीं रशिया का नाम नहीं था, कहीं पर तेल का नाम नहीं था। जो ट्रेड डील कल परसों सुबह घोषित हुई व्हाइट हाउस से और जिसको कि पीयूष गोयल साहब ने तुरंत रीट्वीट किया, उसमें आप देखिए कहीं पर भी रशिया और तेल का नाम नहीं है। रशिया और तेल का नाम एक अलग व्हाइट हाउस के कागज में है जिसका कि इससे कनेक्शन दिखता नहीं है, लेकिन पीछे से आपने खोज लिया। तो मेरे ख्याल से अर्नब गोस्वामी ने हो सकता है आपका कार्यक्रम देखा हो और उसने समझ लिया हो। तो एक चीज तो ये निश्चित रूप से अब ये समझ में आ रहा है कि इसके पीछे कारण कुछ भी हो, एक निश्चित रूप से बीजेपी का जो इकोसिस्टम है उसका रिदम बिगड़ा हुआ है, उसका सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ा हुआ है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, बीजेपी समर्थकों में से कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो कि भाजपा के राष्ट्रवाद से मोहित हो गए हैं और इसीलिए भाजपा का समर्थन करते हैं और ट्रंप के दबाव में झुकते हुए भाजपा को वो देखकर उनका राष्ट्रवाद आहत हो जाता है। हो सकता है अर्नब गोस्वामी उस ब्रीड के आदमी हो जो कि भाजपा का इसीलिए समर्थन नहीं करते हैं कि उनको किसी व्यक्ति की पूजा करनी हो, उनके अंदर इस तरह का राष्ट्रवादिता हो, इसीलिए वो इस तरह के कठिन सवाल कर रहे थे। और जैसा आपने कहा वो सवाल में वो जवाब देते हुए भारत के कॉमर्स मंत्री, उद्योग मंत्री नहीं पा रहे थे। दूसरी बात यह है कि इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम से पहले भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि गोयल साहब और जयशंकर जी के बीच में भी पूरा का पूरा तालमेल बिगड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम में भी पता लग रहा है। जब इनको पूछा जाता है तेल के बारे में तो वो कहता है जयशंकर जी से पूछिए, जयशंकर जी को पूछा जाता है तो जैसे अभी आपने कार्टून भी दिखाया, जयशंकर जी से पूछा जाता है तो कहता है गोयल जी से पूछिए। बीच में ट्रंप कहता है कि जो पूछना है मुझसे पूछ लो, सब चीज का जवाब मेरे पास है। लेकिन मुख्य मुद्दा जो आते हैं उसी मुद्दे पर जो अर्नब गोस्वामी उनको पूछ रहे थे या आपने भी ये सवाल किया था, ये कल का हिंदू अखबार है, ये कल का हिंदू अखबार का हेडलाइन है। ये कल का हिंदू अखबार का हेडलाइन ये बताता है कि भारत ने पिछले महीने, मतलब आज की वर्तमान तारीख में, पिछले 3 साल में भारत ने रूस से सबसे कम तेल इस साल दिसंबर में खरीदा था। मतलब 1 महीना पहले भारत ने सबसे कम रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया। मतलब जो अमेरिका कह रहा है वो भारत करते हुए दिख रहा है, ये नहीं कि करेगा, भारत ऑलरेडी वो कर रहा है। और दूसरी बात ये कि उसी अखबार का ये कटिंग है, उसमें ये बता रहा है कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, आश्चर्य ये कि वो महंगा तेल है। मतलब सबसे पहले तो आप 3 साल में सबसे कम तेल खरीद रहे हैं और दूसरा आप खरीद रहे हैं अमेरिका से, और वो अमेरिका से जो खरीद रहे हैं वो 35 रुपए, 3.5 रुपए लीटर महंगा खरीद रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अमेरिका से जो तेल आता है वो 7 समुंदर पार से आता है और भारत जो तेल लेता है रूस से वो या तो सस्ता लेता है या तो खाड़ी के देशों से लेता है जो कि नजदीक है। खाड़ी के देश से कोई तेल निकलता है तो सीधे सीधे
अरब सागर पार करके जामनगर या भारत के रिफाइनरी में पहुंच जाता है, बंबई या जामनगर कहीं भी पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भारत अब महंगा ऊर्जा खरीदना शुरू कर दिया है। ये नहीं कि वो खरीदने वाला है। ऑलरेडी दिसंबर 2025 का ये डेटा फिर से बता रहा हूँ, ये जो हिंदू अखबार का हेडलाइन है, और ये हिंदू अखबार का हेडलाइन बता रहा हूँ, कहीं अंदर के कागज अंदर के पन्ने पर नहीं है। हिंदू अखबार का हेडलाइन बता रहा है कि पिछले 3 साल में भारत ने सबसे कम रूसी तेल खरीदा है इस साल दिसंबर में, और वो सारा का सारा तेल भारत अमेरिका से खरीदना शुरू किया है। और अमेरिका से जो भारत तेल खरीद रहा है वो ₹3.5 लीटर ज्यादा है। मतलब भारत महंगा ऊर्जा खरीदना शुरू कर दिया है। अब महंगा ऊर्जा कोई खरीदेगा, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका उत्पादन महंगा हो जाएगा। सिद्धार्थ, अभी हमने हाल के दिनों में देखा कि अर्नब गोस्वामी ने कुछ पैनल डिस्कशंस तो किए, जैसे इंडिगो क्राइसिस पर, अरावली के मुद्दे पर, जहां पर किसी मंत्री को डायरेक्टली उन्होंने नहीं घेरा, लेकिन ये एक पहला ऐसा मौका दिखा जहां पर अर्नब गोस्वामी इतने बड़े मंत्री को, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत मामूली बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये स्क्रिप्ट अमित शाह के ऑफिस से उनको लिख के दी गई होगी कि भाई जाओ अब पीयूष गोयल को सवाल पूछो, क्योंकि इसमें मोदी जी को भी घेर सकते हैं, और जो राइवलरी है वो तो किसी से छुपी नहीं है, सब उसके बारे में पब्लिक डोमेन में बात करते हैं, भले बीजेपी के नेता ना बोले, लेकिन अब क्योंकि कैबिनेट के दो बड़े मंत्री दो अलग अलग वॉइसेस में बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी सत्ता के गलियारों में बहुत चर्चा है कि आखिर अर्नब ने ऐसे सवाल क्यों पूछे। नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ये संभव है, क्योंकि ये देखने में तो ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है कि गोयल साहब को जब सवाल पूछा जाता है, भारत के उद्योग मंत्री को ट्रेड डील के उद्योग के बारे में, व्यापार मंत्री को व्यापार के बारे में पूछा जाता है, तो बोलता है तेल का बात मुझसे मत पूछो, वो जाके विदेश मंत्री से पूछो। विदेश मंत्री को पूछा जाता है तो कहता है कि वो तो क्या कहते हैं, उद्योग व्यापार की बात है, वो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछिए। इसका मतलब ये बिल्कुल अब स्पष्ट है कि मोदी सरकार के मंत्रियों के बीच में तालमेल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इसमें बिल्कुल इसमें कहीं कोई दौराय है ही नहीं। तालमेल पूरा बिगड़ चुका है। तालमेल बिगड़ा है, एक बार आपका तालमेल बिगड़ जाता है तो उसके बाद 10 खिलाड़ी पिक्चर में पड़ जाते हैं। बहुत संभव है कि कोई दूसरा यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो खेल हो रहा है बिल्लियों के झगड़े में, बंदरों के झगड़े में बिल्ली अगर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि यहाँ पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऊपर से नंबर 1 अगर कमजोर दिखने लगता है, तो स्वाभाविक है कि अगर कैप्टन कमजोर होने लगता है तो वाइस कैप्टन अपनी ताकत दिखाना शुरू कर देता है। तो बहुत संभव है जो आप कह रहे हैं, किस तरह से मंत्रियों को फंसा, वो मंत्री जिस मंत्री के बारे में आपको पता है कि पहले से वो किसी दूसरे जगह पर फंस चुका है, उसको पहले तो आप अपने कार्यक्रम में बुलाइए और वो उसी में जिसमें वो फंसा है उसी में फिर से पूछिए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका प्लान था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार कल वो क्या कहते हैं, गोयल साहब अर्नब गोस्वामी के सामने फंसे। ये कल सुबह से ही फंसते हुए आ रहे हैं। कल सुबह भी उनको किसी ने पूछा था, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जैसे ही उन्होंने ट्रेड डील के बारे में अनाउंसमेंट किया था, तो उन्होंने कहा कि ये तेल के बारे में, बोला मुझे मत पूछो, वो जाके पूछ लो जयशंकर से। उधर लोगों ने जयशंकर को पूछा तो जयशंकर ने कहा वो पूछ लो गोयल से। तो ये सुबह से ही ये मामला पूरा गर्म हो चुका था, और शाम आते आते अगर अर्नब गोस्वामी जैसे बहुत बड़े एंकर उनको बुलाते हैं और उनके कार्यक्रम में वही सवाल में उनको फिर उसी में फंसाते हैं जिसमें वो सुबह में फंसे हुए थे, तो इसमें बहुत आश्चर्य नहीं है कि दोनों संभावनाएं हैं। एक तो कैप्टन एकदम पूरी तरह से भारत के जो प्रधान जी हैं, ये पूरा का पूरा वाकया में हम देख रहे हैं। एक तो जैसे एप्स्टीन फाइल है, एप्स्टीन फाइल में दुनिया भर के लोग कुछ न कुछ सफाई, सार्वजनिक नाम जिसका भी आया है वो सार्वजनिक तौर पर सफाई देना शुरू कर दिए हैं। चाहे वो बिल क्लिंटन हो, चाहे वो नॉर्वे की रानी हो, चाहे वो क्या कहते हैं दलाई लामा हो। आप अगर सार्वजनिक फिगर हैं, आप अगर सार्वजनिक व्यक्ति हैं और एप्स्टीन फाइल में आपका नाम है, तो आप सार्वजनिक रूप से कुछ न कुछ बोलना शुरू कर रहे हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री से लेकर उनके मंत्रियों तक का नाम आया हुआ है एप्स्टीन फाइल में। ऐसा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी खुद कह रहे हैं। ऐसे में वो बिल्कुल पूरी तरह से मौन है। जब संसद चल रहा है तो आप लोकसभा में आने से भाग रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि कैप्टन बैकफुट पर है। तो कैप्टन अगर बैकफुट पर है तो वाइस कैप्टन इस मौके का फायदा, मौके का चौका उठाने के, वो लगाने के लिए अपने कुछ लोगों को भेज के, जहां पर इनको पता है कि तालमेल बिगड़ा हुआ है, उस चीज में और रायता फैलाने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी के कार्यक्रमों में हम भी थोड़ा बहुत जाते हैं, तो मुझे अभी भी, मतलब मैं किसी को सर्टिफिकेट देने का काम मैं नहीं करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक एंगल है। ये सिर्फ अर्नब
गोस्वामी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब पब्लिक इंडिया के कार्यक्रम देखते हैं, भाजपा के बहुत लोग समर्थन करते हैं, तो भाजपा का सब व्यक्ति समर्थन करने का एक ही कारण नहीं होता। कुछ लोग भाजपा के विकास के लिए भी समर्थन करते होंगे, कुछ लोग भाजपा के क्या कहते हैं, हिंदुत्ववाद का भी समर्थन करते होंगे, कुछ लोग मोदी जी के नाम का भी समर्थन करते होंगे। तो जहां तक अर्नब गोस्वामी को मैंने देखा है, क्योंकि बीजेपी का जो समर्थक वर्ग है उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाजपा जो सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद बहुत जोर से चिल्लाती है, तो जिसके अंदर राष्ट्रवाद का अगर किसी के अंदर आग है और वो राष्ट्रवाद पर वो बीजेपी उस नारा को देती है, तो वो मोहित हो सकता है। लेकिन वो जो मोहित हुआ उसका मोह भंग भी हो गया, क्योंकि लगातार जिस तरह से ट्रंप के सामने ये झुकते हुए जा रही है, तो भाजपा को देखकर हो सकता है इन लोगों का जिनके अंदर राष्ट्रवाद था और वो भाजपा के राष्ट्रवाद के नारे से मोहित थे, उनका मोह भंग हुआ होगा। लेकिन फिर से मैं 5 सेकंड में खत्म करता हूं। इसमें सबसे बड़ा जो भी मामला हो रहा है, लेकिन ये सच्चाई है कि हम रशिया से तेल कम खरीद रहे हैं और अमेरिका से महंगा तेल खरीद रहे हैं। इससे होगा ये कि महंगी ऊर्जा होगी। महंगी ऊर्जा का मतलब उत्पादन महंगा, फसल में पानी देना महंगा, मतलब फसल को पानी पटाना महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, मतलब मुद्रास्फीति होगी, मतलब महंगाई बढ़ना तय है। ये अब बिल्कुल तय है कि इस ट्रेड डील से महंगाई तो बढ़ रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो महंगाई तो बढ़ जाती है, उसमें कोई नहीं रोक सकता उसको। एक पॉइंट जो आपने बोला, मैं मनीष अब आपसे पूछूंगी कि कल पीयूष गोयल ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, ये बात कि देखिए आप विदेश मंत्रालय से रूसी तेल के बारे में पूछिए, मेरे पास केवल टैरिफ्स के बारे में मैं बात करूंगा, जीरो टैरिफ्स के बारे में विदेश मंत्रालय से पूछिए जहां तक रूसी तेल का सवाल है। लेकिन ये जानते हुए अगर अर्नब ने अपने स्पेशल इंटरव्यू में फीचर करके और एक तरीके से पीयूष गोयल को रोस्ट कर दिया, रोस्ट यानी कि पूरी तरह से वो रोस्ट हुए, क्योंकि वो बार बार जिस तरीके से सवाल को पूछ कर जो आंसर वो उगलवाना चाह रहे थे, जो उत्तर वो उगलवाना चाह रहे थे, उस उत्तर पर पीयूष गोयल ने कुछ नहीं बोला। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने कल ये जरूर साबित कर दिया कि अब मैं तैयार हूं, जितने मोदी जी के लाडले मंत्री हैं उनको मैं इसी तरीके से अब उनकी खिंचाई करूंगा और उनको दिखाऊंगा कि क्या होती है असली पत्रकारिता। ये वो मंत्री हैं जिनकी कोई मीडिया ट्रायल अभी तक नहीं होता था, उनसे सवाल ही नहीं पूछे जाते थे। किस मंशा से आपको लगता है कि कल अर्नब ने ये किया होगा? क्योंकि इसको लेकर काफी चर्चा है कि अब अमित शाह की बातें अर्नब गोस्वामी मानते हैं, उनको लिखित रूप से बोला जाता है और ये कहा जाता है कि भाई देखिए अब आप कुछ ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करिए, कुछ ऐसे कार्यक्रम तैयार करिए जहां पर मोदी जी को घेरा जा सके और आईना दिखाया जा सके कि देखिए मोदी सरकार के लोग काम नहीं कर रहे। क्या ये आपको एजेंडा लगता है अर्नब गोस्वामी का? असल में देखिए, व्हाइट हाउस ने केवल मोदी को कंट्रोल नहीं किया है, व्हाइट हाउस ने अंबानी और अडानी को भी कंट्रोल कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि अडानी अंबानी कंट्रोल करने का मतलब ये है कि मोदी की जबान पहले बंद होगी, उनके मंत्रिमंडल की जबान बंद होगी, जो वाशिंगटन डीसी बोलेगा वो बोलना पड़ेगा। गोदी मीडिया भी अडानी अंबानी पे ही निर्भर है, इसको आप गोदी मीडिया बोलते हैं, वो भी अडानी अंबानी पे ही निर्भर है। तो अब इसका मतलब ये है कि अंदर से भी एक डिबेट चलवाया जाएगा। गोदी मीडिया के भी एक हिस्से को वाशिंगटन डीसी ने अडानी अंबानी के माध्यम से उसको ठीक करना शुरू कर दिया है। यानी कि मोदी सरकार को न केवल कंट्रोल किया गया है, बल्कि आप देख लीजिए कि ये अर्नों की हिम्मत ही नहीं हो सकती है। ये केवल इतनी बात नहीं है कि वो अपना चैनल का वो उसकी आर्थिकी को ठीक करना चाहते हैं। ये एक सवाल था जिसमें वो अर्नब कोशिश कर रहे थे कि उस हिस्से में भी थोड़ा प्रवेश किया जाए, जो एंटी मोदी भी है उसको भी थोड़ा लाया जाए, नहीं तो हमारा लिए संकट खड़ा होगा। लेकिन बात उससे अब आगे बढ़ गई है। ये ऐसे डील पे बात कर रहे हैं जो मोदी सरकार के लिए बेहद संवेदनशील मामला है, उनकी राजनीति को ही ध्वस्त कर सकता है अगर इस पे एक्सपोजर हो जाए कि अमेरिका ने दो चीज किया है। एक, अमेरिकी माल से भारत के बाजार को पाट देना, दूसरा रसिया से भारत के संबंध को खत्म कर देना। ये दो सेंटर पॉइंट है और इसमें से किसी भी सेंटर पॉइंट पे गोदी मीडिया की हिम्मत कैसे हो सकती है सवाल करने का? ये दो सेंटर पॉइंट पे तो बात करने की कैसे कोई हैसियत हो सकती है उसकी? तो मेरा ये मानना है कि अडानी अंबानी के जरिए ही मोदी को भी कंट्रोल किया गया है, उसके पूरे मंत्रिमंडल को कंट्रोल किया गया है और उसके जरिए फिर अब गोदी मीडिया को भी, जो
सबसे ज्यादा मोदी सरकार का जो सुरक्षा चक्र है वो मीडिया है। ये इस मीडिया को कंट्रोल किए बगैर मोदी की राजनीति पे कोई को संकट में नहीं डाला जा सकता है, मोदी को और ज्यादा कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता है। अगर भारत में बल्ले बल्ले होता रहेगा तो अमेरिका उसको, मोदी सरकार को उस लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकती है। यहां राजनीति को भी अगर डाउन नहीं करेंगे, यहां मोदी सरकार के वास्तविक उसके संकट को यहां भारत के अंदर खड़ा नहीं करेंगे तो ओवरऑल कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। हमको लगता है कि ये वाशिंगटन डीसी से एक और पहलू लिया गया है कि यहाँ के मीडिया को भी, जो घनघोर मोदी समर्थक बना दिया था अडानी अंबानी के माध्यम से, उनके पूंजी के बल पे, तो चूंकि उस पूंजी को भी अब टैकल किया गया है, उसको भी अब कंट्रोल किया जा रहा है। अब वहां से भी आप देखिएगा एक एक करके कुछ आवाजें आएंगी। और ये जो अर्नव का सवाल है, ये चकित करने वाला सवाल है। आप बताई थी तो मैंने तुरंत देखा, वो चकित करने वाला सवाल है। इतना तो जनरली आप समझिए कि नॉर्मल मीडिया भी इतना घेरता नहीं। 2 सवाल के बाद, 1 सवाल के बाद अगर कोई इग्नोर कर देता है, जनरली आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी मीडिया, जो क्लिप वो जो वायरल हो रही है उसमें कम से कम नहीं तो 8 या 9 बार वो घुमा घुमा कर वही सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने सेक्शन 4 पर पूछा, उन्होंने कहा कि मोदी जी को पता नहीं था, उन्होंने कहा ट्रंप से इसको लेकर बातचीत हुई थी। हर अलग अलग एंगल से अर्नब ने उस सवाल को पूछने की कोशिश किया। यहाँ तक कि अर्नब ने पूछा कि आप इसके चलते रशिया से अपने संबंध बिगाड़ लेंगे क्या, ये भी सवाल पूछा उसने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में अंत में वो इतना खींच गए मनीष, पीयूष गोयल, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास कोई तेल कंपनी नहीं है, ना ही मैं तेल खरीदता हूं। ये तो मतलब बिल्कुल जैसे कि अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट का जो जवाब होता है, अंत में आकर वहां पर जाकर बात खत्म हुई। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने पूरी तरह से पीयूष गोयल की जो नासमझी कहें या फिर क्या कहें, वो बिल्कुल बेनकाब कर दिया एक तरीके से पीयूष गोयल को कल उन्होंने। नहीं, ये आमतौर पे अगर कोई किसी मंत्री को, अगर कोई पत्रकार ऐसे पूछता, गोदी मीडिया का अगर मान लीजिए पूछता भी 2 बार, तो वो डांटने वाले अंदाज में आ जाता है। लेकिन पीयूष गोयल आप देखेंगे कि बहुत बेचारगी वाले अंदाज में थे। आप ये भी ध्यान दीजिए। यानी उनको पता था कि ये सवाल जो किया जा रहा है, इसके पीछे का पावर कौन है। इसका मतलब उनको भी ये भान है, क्योंकि आपने देखा होगा उस पूरे दौरान पीयूष गोयल किसी भी बात पे बहुत अटैकिंग मूड में नहीं जा पाए। आमतौर पे अगर यही बात अमित शाह के साथ या किसी और के साथ अगर बात होती है, कोई मीडिया का आदमी जो है थोड़ा अतिरिक्त बात कर देता है गोदी मीडिया का, तो वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं और वो फिर जी सर वाली भूमिका में आ जाता है। लेकिन यहां पे मैंने देखा ये अनवरत सवाल हो रहे थे, किसी बात का जवाब नहीं था और किसी लगातार वो झुंझलाहट में थे, लेकिन वो अटैकिंग मूड में नहीं थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको भी पता है कि ये सवाल कौन करवा रहा है और कहां से ये आदेशित है, कहां से ये कंट्रोल चीजें हो रही है। यानी कि मनीष, ये जो शक है कि ये सवाल जो बार बार दागे जा रहे थे पीयूष गोयल को, ये अमित शाह के कहने पे हो सकते हैं। अब मैं ये बात तो नहीं समझ पा रहा हूं अभी, लेकिन एक बात समझ रहा हूं कि ट्रंप का हस्तक्षेप अब यहां के मीडिया पे भी बढ़ रहा है। अडानी अंबानी के माध्यम से सरकार को और ज्यादा अपने कंट्रोल में एकदम बनाना, रिपब्लिक बनाने की जो उनका इलाका है, जो तरीका है उसका, आप उस प्लान पे मैं इसको देखना चाहता हूं। और इसमें एक बात और है कि अगर ये किसी मंत्रिमंडल के अंदर या जो लोग मोदी को टारगेट करना चाहते हैं, वो अमित शाह हो सकते हैं या कोई भी, या जो अपना भविष्य इसमें देखना चाहते हो, वो इस लहर में, इस बहती गंगा में हाथ धोने का कोशिश किए होंगे। मेरा ये कहना है कि इस बहती गंगा में उनके जितने राइवलरी हैं उनके सरकार के अंदर, या जो ऐसे महत्वाकांक्षी लोग हैं जो आने वाले समय में 2029 तक अपने लिए जगह तलाश रहे होंगे, उनके लिए भी एक समर्थक वर्ग मिल गया, ट्रंप लॉबी मिल गई है। ये बात एकदम इसमें हो सकती है। सवाल एक जो मेरे जहन में आ रहा था, उस सवाल को पूछ के मैं वापस सिद्धार्थ के पास आऊंगी कि आपको लगता है कि ये ट्रंप के इशारे पर हो रहा है, या फिर हम ये कहें कि अब मीडिया को ये एहसास हो गया है कि अब मोदी सरकार के चंगुल से अब निकलना ठीक ही होगा और अपनी जगह पर तलाश लो, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि अब क्या होने वाला है। या तो ये हो सकता है। और नहीं, एक बात क्लियर है, अडानी अंबानी कंट्रोल्ड है, कंप्रोमाइज्ड है ट्रंप के सामने।
तो ये ट्रम्प का खेल है अडानी अंबानी के माध्यम से। और इसमें अब मामला ये है कि और लोग इसमें इस मौके का फायदा उठाने के लिए अमित शाह भी उसमें हो सकते हैं और भी कोई हो सकता है। सरकार के अंदर का ही हिस्सा है जो इसमें वो भी कंप्रोमाइज हो गया होगा डायरेक्टली ट्रम्प से, और वो इसमें खेल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, ये इंटरेस्टिंग एंगल निकल कर आ रहा है कि ये क्या अर्नब गोस्वामी क्या व्हाइट हाउस के टच में है और व्हाइट हाउस से उनको निर्देशन मिल रहा है। क्योंकि कल हमने कार्यक्रम किया था रात को जहां पर हम बात कर रहे थे कि पूरा मंत्रिमंडल एक तरीके से अब उस पर कब्जा कर लिया है ट्रंप ने, भगदड़ बीजेपी के अंदर मच गई। कल रात को पब्लिक इंडिया पर हमने 10 बजे वो कार्यक्रम दिखाया था और काफी लोगों ने उसको पसंद किया, सराहा, काफी उसके व्यूज भी आए। लेकिन आज अर्नब गोस्वामी का ये रूप देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब पहले तो ये चर्चा जो सत्ता की कॉरिडोर्स में थी कि हो सकता है अमित शाह उनको डिक्टेशन दे रहे हो, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही एक नया एंगल मनीष बता रहे हैं कि ये सब कुछ ट्रंप, स्वामी ट्रंप कर रहे हैं, भगवान ट्रंप, और वो जैसा चाहे चक्र जहां मन आ रहा है वहीं चला रहे हैं। जी देखिए मनीष जी बनारस के हैं और बनारस के आसपास का मैं दामाद हूँ। बनारस में पुराने जमाने में गुंडई बहुत होती थी। जो गुंडा होता है ना, एक एक घर में जाके बोलता नहीं है कि मैं आऊंगा मेरी बात मानना, वो बस गली से निकलता है, सारे लोग उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं। उसका एक रौब होता है, इसको कहा जाता है रौब। अब जब आप रौब रहेगा ना, तो आप जो पूछ रहे हैं कि क्या अर्नब गोस्वामी को व्हाइट हाउस कुछ बोलेगा, बोलने की जरूरत नहीं है। व्हाइट हाउस जब अपना रौब दिखाएगा तो अर्नब गोस्वामी क्या, यहाँ पर तो हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री तक जब अमेरिका के ट्रंप साहब बोल दिए कि हमने जबरदस्ती सीज फायर करवा दिया, तब एक बार भी आपकी चू नहीं निकली। तो ये होता ही गुंडई। तो अमेरिका जो है वो गुंडई कर रहा है। और बिल्कुल उन्होंने, मनीष भाई ने सही कहा कि जैसे एप्स्टीन फाइल आई, एप्स्टीन फाइल में हमें पता है 32 लाख पेजेस हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि बीजेपी से जो संबंधित दो सबसे बड़े उद्योगपति हैं वही अमेरिका के चंगुल में आज फंसे हुए हैं। एक अदानी फंसे हुए हैं किसी केस में और अंबानी को फंसा दिया है एप्स्टीन फाइल में। इसके अलावा भी तो भारत के बहुत उद्योगपति हैं। इसीलिए मैंने एक आध कार्यक्रम में आपके पूछा भी, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे एप्स्टीन फाइल में सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही लोग ही क्यों निकल रहे हैं? या तो वो भाजपा ही होते हैं, या तो भाजपा के नियुक्त लोग होते हैं, या तो भाजपा को दान देने वाले होते हैं, न तो कोई एक विपक्ष का निकल रहा है। विपक्ष का तो छोड़िए, भाजपा के अपने खुद सहयोगी सदस्य, कोई सहयोगी दल का एक नाम नहीं निकल रहा है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रंप का जो व्हाइट हाउस है वो भारत को कंट्रोल करने के लिए, उसको पता है कि भारत को कंट्रोल करने के लिए एक तो सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा, और दूसरा जो सरकार का भोंपू बना हुआ है गोदी मीडिया, वो भोंपू की आवाज को कम करनी पड़ेगी। क्योंकि वो भोंपू का आवाज कम होगा तभी जनता के बीच में, क्योंकि हमें पता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कुछ करती है या नहीं करती है, अपनी छवि बहुत चमका के रखती है, उसके अंदर कुछ है या नहीं, उसका गुब्बारा बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा है। तो वो जो, जिस तरह से मनीष भाई ने कहा कि वो जो एक सुरक्षा का घेरा बना के चलते हैं, जिसको कि आप गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया उनका शील्ड है, मैं उसको भोंपू कहता हूं कि बीजेपी या इकोसिस्टम कुछ नहीं भी करता, कुछ नहीं करता है। वो खाली उठ के सुबह मोर को दाना खिला दे तो इकोसिस्टम बोलने लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ा कोई मास्टर स्ट्रोक है। अरे भैया, मोर को दाना खिलाना भी मास्टर स्ट्रोक करवा देता है। तो ये एक भोंपू का जो काम कर रहा है, जिसके चलते उसकी एक छवि भारत में बनी हुई है, उस छवि को अगर तोड़ना है तो मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस समझ गया है कि इस गोदी मीडिया को कंट्रोल करना पड़ेगा। और गोदी मीडिया में भारत में हमें पता है सबसे ज्यादा स्टेक, सबसे ज्यादा मलकियत आज अंबानी और अदानी की है। उन दोनों को अमेरिका ने हुक डाल दिया है, एक को एप्स्टीन फाइल में डाल दिया है, एक के ऊपर वहां पर कोर्ट के केस में डाल दिया है, और तीसरा भारत सरकार के साथ उन्होंने जिस तरह की डील चाहिए थी वैसी डील कर ली है। तो मेरे ख्याल से वो भारत को चारों तरफ से, भारत सरकार को और बीजेपी इकोसिस्टम को चारों तरफ से घेर लिए हैं। क्योंकि इसका मैं एक पीछे का कारण बताता हूं। एक कारण तो जिस तरह से मनीष भाई ने कहा कि उनको एक बनाना रिपब्लिक बनाना है, दूसरा सामरिक दृष्टि से अमेरिका भारत को क्वाड में हर हालत में रखना चाहता है। ये क्वाड ऐसी चीज नहीं है जो कि ट्रंप साहब ने बनाई है, ट्रंप से पहले क्वाड बना था। ट्रंप साहब पिछली सरकार की सारी चीजों को उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन क्वाड को उन्होंने नहीं फेंका। और क्वाड में वो कहते हैं कि भारत को हर हालत में हमें रखना है। उसका कारण यह है कि अमेरिका का मानना है, अब यहाँ पे मैं ट्रंप की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि अगले 50-100 साल तक अगर अमेरिका को दुनिया में नंबर 1 देश बन के टिकाए रहना है
तो उसको सुरक्षा में नंबर 1 होना पड़ेगा, ऊर्जा में नंबर 1 होना पड़ेगा और कंप्यूटर पर दुनिया भर में उसके पास कंट्रोल होना पड़ेगा। तो सुरक्षा में नंबर 1 अमेरिका पहले से है, उसके पास जितने अस्त्र शस्त्र हैं दुनिया में किसी के पास नहीं है। ऊर्जा पर उसने पूरा का पूरा कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा जो दूसरा नंबर का देश तेल के मामले में था वेनेजुएला, उस पर कंट्रोल कर लिया। ईरान के पास 3 नंबर का है, तो तीसरी सबसे बड़ी तेल ईरान के पास है, तो उसके ऊपर कंट्रोल करने की पूरी तैयारी है। तो ऊर्जा के मामले में, सुरक्षा के मामले में पहले से नंबर 1 है। ऊर्जा के मामले में ट्रंप साहब आने के बाद नंबर 1 हो गया है। और तीसरा जो कंप्यूटर का क्षेत्र है, उसमें अमेरिका का 95% जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, वो ताइवान के ऊपर है। और ताइवान के ऊपर चीन का हमेशा कोशिश रहती है। तो ताइवान के आसपास के जगह को एक जापान, उत्तर में जापान, दक्षिण में उत्तर में जापान, पूर्व में अमेरिका, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में भारत, ये ताइवान अगर बीच में देखिए तो ताइवान के उत्तर में जापान है, पूर्व में उसके अमेरिका है, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्वाड में रखना चाह रहा है। इसीलिए क्वाड में भारत को रखने के लिए भारत सरकार इधर उधर भागे नहीं, इसीलिए चारों तरफ से उनको दबाव में बना के रखा हुआ है। रशियन ऑयल की जो जियोपॉलिटिक्स है उस पर हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम कर लिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो नई राजनीति अर्नब गोस्वामी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स ऑफ पावर के अंदर जो हो रही है, जो ये सवाल दागे गए पीयूष गोयल के बारे में, ये एक नया डायनामिक्स अपने आप में शो करता है। मैं चाहती हूँ आप उस पर कमेंट करें, फिर मैं आखिरी सवाल मनीष से करूंगी। जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि व्हाइट हाउस, मोदी सरकार और व्हाइट हाउस समझ गया है कि मोदी सरकार अलग है, मोदी सरकार की छवि अलग है। छवि को अगर धूमिल करना है तो कहीं ना कहीं भोंपू की आवाज, वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। उन्होंने जो माइक पर बोल रहा है उसके गले में तो हड्डी अटका दी है, वो माइक पर पहले जितना जोर से चिल्ला नहीं रहा है। लेकिन भोंपू, क्योंकि माइक ऐसा चीज होता है जो कि कम आवाज में भी बोलिए, उधर से वॉल्यूम बढ़ा दो तो भोंपू पर जोर से सुनाई देता है। तो बीजेपी का जो ये प्रचार तंत्र है, जो कि मैंने आपको कहा कि बीजेपी का प्रचार तंत्र ऐसा है कि प्रधान जी सुबह उठ के मोर को भी दाना खिलाते हैं तो शाम तक उसको मास्टर स्ट्रोक करके जो प्रचार करता है, तो उस प्रचार तंत्र पर भी अब ये कब्जा करना चाह रहे हैं, प्रचार को भी रोकना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से व्हाइट हाउस मोदी सरकार को कमजोर करने की पूरी ताकत लगाए हुए, जिस तरह से मनीष भाई ने कहा, उसमें सही में काफी गंभीर मसला है ये। मोदी सरकार को और मोदी सरकार की वो जानता है कि मोदी सरकार को कमजोर करना बस नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार के पास इतना जबरदस्त प्रचार तंत्र है कि वो कमजोर भी रहेगी तो छवि के रूप में गोदी मीडिया के माध्यम से अपने आप को ताकतवर दिखाएगी। तो सबसे पहले जो गोदी मीडिया जिसके हाथ में है, अंबानी और अदानी, इन दोनों को अमेरिका ने अपने हुक में ले लिया, एक को एप्स्टीन फाइल में और एक को दूसरे में, ताकि वो अब भागे नहीं, जैसा अमेरिका चाहे वैसा करे। बाकी मोदी सरकार को तो उन्होंने पहले से कंट्रोल में करके रखा है, वो हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय से देख लिया। और ताजा तरीन कल जो इन्होंने ट्रेड डील की, उसमें ये मवेशी का चारा भी अमेरिका से मंगवाने की बात कर रहे हैं और महंगा तेल भी मंगवाने की बात कर रहे हैं। तो आपके घर में जो मुर्गी है या आपके घर में जो भैंस है, उसका खल्ली भी अब अमेरिका भेजेगा और आपकी गाड़ी का तेल भी अमेरिका भेजेगा। तब तो फिर आपकी स्वायत्तता रही क्या? मतलब ट्रेड डील में अमेरिका ने भारत सरकार के ऊपर तो पूरा दबाव बना ही दिया। लेकिन एक है भारत सरकार की जो छवि, जिसको कि आप बीजेपी का आईटी सेल कहते हैं। बीजेपी का आईटी सेल इतना एक्टिव रहता है और गोदी मीडिया उसको इतना सपोर्ट करता है कि वो कुछ नहीं भी करता है तो बाहर आके बताता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मान लो आदमी अंदर सोया भी हुआ है ना, तो बाहर आके कहेगा कि वो साहब ना बहुत अकेले में ना बहुत बड़ा ध्यान चिंतन कर रहे हैं। तो इस तरह का जो प्रचार तंत्र है, उस प्रचार तंत्र को अगर तोड़ना है तो इस तरह की सवाल करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से उस दिशा में शायद व्हाइट हाउस काम कर रहा है। मनीष जी के कहने से यही मेरे समझ में आ रहा है। बिल्कुल। अब अंतिम कमेंट मनीष से कहूंगी कि वही जो बात आपने कही थी कि ये ट्रंप की रची हुई स्क्रिप्ट है, जिस स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी और ऐसे अभी कई लोग अब इसको फॉलो करने लगेंगे। तो क्या अब हमें ट्रंप के व्हाइट हाउस पर ही नजर रखनी पड़ेगी, वही यहां भारत में कोई बदलाव लाएगा? चाहे वो मीडिया हो, चाहे बाकी संस्थान हो, अब सब कुछ ट्रंप नचाएंगे, मोदी के हाथ में कुछ ज्यादा बचा नहीं। अनम्यूट कर लीजिए मनीष, अनम्यूट कर लीजिएगा। इसमें खास करके आप ये समझिए ना, ये तो दुनिया, भारत के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी इंटेलेक्चुअल इस बात को समझने लगे हैं, बुद्धिजीवी इस बात को समझने लगे हैं कि बीजेपी मोदी ब्रांड जो है ऑलरेडी थोड़ा कमजोर हो गया है। बैसाखी पे उसकी सरकार है, हिंदुत्व की राजनीति संकट में है, राष्ट्रवाद की राजनीति संकट में है। तो अभी मान लीजिए वो
एक उसका पहलू अभी भी मजबूत बना हुआ है। लगता है कि अब जो गोदी मीडिया के जो बड़े एंकर्स हैं, अर्नब गोस्वामी हो गए, इसी तरह से सबसे तेज चैनल के कुछ लोग हैं, एनडीटीवी के कुछ लोग हैं, और अगर अब वो सब कठिन सवाल पूछने लगेंगे तो देखिए मोदी जी के लिए तो मुसीबत होने वाली है, मोदी सरकार के लिए मुसीबत होगी। लेकिन क्या ये साबित करता है कि अब गोदी मीडिया के चैनल्स, उनके एंकर्स सब ट्रंप की गिरफ्त में है और अब वो उसी की स्क्रिप्ट लिखी हुई चलेंगे? तो जो चीजें हमने 11 साल में नहीं देखी, जो चाटुकार पत्रकारिता चल रही थी, अब वो चाटुकार पत्रकारिता में अब सांस आएगी लंबी और एक फ्रेश ब्रेथ। यही मैं कह रहा हूं कि उनकी जो राजनीति है वो तो डाउन हो गई है, मोदी ब्रांड डाउन हो गया, हिंदुत्व की राजनीति डाउन हो गई है, और राष्ट्रवाद का जो उनका छौका था वो भी कमजोर हो गया है। तो एक बस उनका मजबूत पहलू है वो मीडिया, खास तरह की मीडिया। वो मीडिया को अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो मोदी सरकार धड़ाम से नीचे आएगी, क्योंकि राजनीति ऑलरेडी जो है आप देखिएगा भारत के अंदर शिफ्ट हो गई है, हिंदुत्व से शिफ्ट हो गई है, राष्ट्रवाद वाले मसले पे एक्सपोजर हो गया, चाहे अमेरिका का मामला, चाइना का मामला। अब मामला एक उनका सुरक्षा कवच एक ही है, वो है मीडिया। तो अब ये बात अगर मोदी को और ज्यादा कंट्रोल करना है, मोदी सरकार को और ज्यादा नियंत्रित करना है, तो एक विकेट और गिराना है, और वो विकेट है गोदी मीडिया। और वो विकेट गिरना शुरू हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं। और वो विकेट इसलिए गिरेगा कि उसके सेंटर में वो व्हाइट हाउस सीधे नहीं कर रहा है, व्हाइट हाउस बाया अंबानी और अडानी के माध्यम से कर रहा है। व्हाइट हाउस सीधे क्यों करने की जरूरत है? ये सारा मीडिया जो है अडानी और अंबानी पे निर्भर है। अडानी अंबानी के अलावे वो मीडिया समूह सारे बंद हो जाएंगे। आज उनकी स्थिति ये है, वो चला नहीं सकते हैं, वो विज्ञापन पे थोड़े चल रहे हैं, वो मुनाफे और घाटे में थोड़े मामला उनका। उनको तो एक निवेश किया जा रहा था उनके ऊपर कि आपको सरकार की यूएसपी को बढ़ाना है, तो वो ऑलरेडी घाटे में है उस सब। लेकिन बड़ी पूंजी जो है वो उसको इस झंझट से बाहर निकाल चुकी थी पहले कि आपको घाटा मुनाफा नहीं सोचना है, आपको जितनी जरूरत है हम देंगे। तो अब उसकी निर्भरता पूरी तरह से अडानी अंबानी पे हो गई है। अडानी अंबानी कंट्रोल्ड हो गए हैं व्हाइट हाउस से। तो मेरा ये कहना है कि अब उनके माध्यम से यहां भी एक विकेट गिराया जाएगा आने वाले समय में। पहला विकेट ये देखिए, इतना बड़ा, हमको तो मैं चकित हो गया। आप पता ना कहां से सब खोज लाती है, मैं देख भी नहीं पाता हूँ सब खबरें। आप बताएं तो मैं तुरंत गया वहां देखने। अब आपसे हमको पूछना भी होगा कि वो हमको बताइए आप ताजा खबरें कहां से आप तलाशती हैं। तो मैं तो देख के चकित हो गया नीलू जी कि ये तो चरम है भाई। 8 बार 10 बार कोई गोदी मीडिया पूरे 10-12 सालों के इतिहास में आप एक कोई बता दीजिए ना, कोई ऐसा एंकर जिसने इस तरह का सवाल किया हो। और जो सबसे बदनाम एंकर है, सबसे ज्यादा बदनाम एंकर है, वही सबसे ज्यादा पत्रकारिता कर रहा है, सबसे ज्यादा पत्रकारिता कर रहा है। इसका मतलब है कि अडानी अंबानी ने, देखिए एक और बात समझिए, यही चैनल था जो अभी क्राइसिस में था और मोदी सरकार से भिन्न तरीके से गुहार लगा रहा था कि उसको मदद करिए। आप कुछ खास लोगों को मदद कर रहे हैं, दूरदर्शन में भेज दे रहे हैं, हमको मदद करिए। तो उसके लिए स्पेस ज्यादा था कि वो कई सहारा तलाश रहा था। क्या वो सहारा व्हाइट हाउस से मिल गया? क्या वो सहारा भाया अडानी अंबानी के माध्यम से व्हाइट हाउस से उसको सहारा मिल गया? क्योंकि मोदी जो इकोसिस्टम है वो अर्नब गोस्वामी को इग्नोर कर रहा था। इधर भी इसको लेकर उनके दिमाग में चिंता थी। अब लग रहा है कि वो उन्होंने अपना जगह तलाश लिया है, और ये जगह अब बहुत लोगों को तलाशना पड़ेगा अगर अडानी अंबानी अपना हाथ खींच लेंगे। इससे 2-3 चीजें होती हैं कि भाई वो सवाल भी पूछ लेंगे, उनकी वाहवाही हो जाएगी कि देखिए ट्रंप का अर्नब गोस्वामी का हृदय परिवर्तन हो गया, अब वो सच्ची पत्रकारिता की तरफ लौट रहे हैं। उससे ये है कि मोदी सरकार को वो घेर भी लेंगे, ट्रंप को खुश भी कर लेंगे, देश के हित में वो सवाल भी पूछ लेंगे। तो अर्नब के लिए तो एक विन विन सिचुएशन है। सिद्धार्थ क्या कहेंगे अंत में, बहुत संक्षेप में? नहीं, अगर ये विन विन सिचुएशन भी है तो अच्छा है, क्योंकि अगर माइक के उस तरफ आदमी का गला बैठ गया है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो भोंपू में उसको लता मंगेशकर का गाना सुनते हुए अगर दिख रहा है, तो इसका मतलब बीच में आप कहीं ना कहीं उस चीज को गड़बड़ कर रहे हैं। कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम है जो कि उसको गड़बड़ कर रहा है। अगर व्हाइट हाउस हो या कोई भी सिस्टम हो, किसी भी कारण से हो, अगर तो माइक में बोलने वाला का गला बैठा हुआ है, तो भोंपू में भी आवाज गला बैठा हुआ ही आना चाहिए। तो अगर ये सच्चाई बाहर हो रही है
तो मेरे ख्याल से अच्छा है, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। हाँ, आश्चर्य ये होता है जिस तरह से मनीष भाई ने कहा कि इन्होंने जिस एंकर को चुना वो सबसे बदनाम एंकर को चुना, लेकिन हो सकता है कि ये दबाव है। और मेरे ख्याल से व्हाइट हाउस को अब ये समझ में आ गया है कि भारत को, अगर भारत सरकार को कमजोर करना है, बीजेपी को कमजोर करना है, तो केवल सरकार को कमजोर करने से नहीं होगा। ये जो सरकार की छवि जो बनाते हैं, जो गोदी मीडिया सरकार की छवि बनाने में 24 घंटा लगा हुआ है, उसको भी आपको रोकना पड़ेगा। तभी इसकी छवि का जो निर्माण है, पहले छवि को तोड़ना है, उसके बाद बीजेपी सरकार को तो मेरे ख्याल से इन्होंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन नैरेटिव अभी तक जनता में वो चीज नहीं जा पाई है। जनता अभी भी, बहुत सारे लोग जय भाजपा तय भाजपा कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि गोदी मीडिया अभी भी उस चीज को ऐसा प्रचारित कर रहा है। लेकिन इस तरह का अगर दबाव बनाता है व्हाइट हाउस, तो धीरे धीरे गोदी मीडिया भी इस तरह के कठिन सवाल करने लगेगा, तो एक्सपोज हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आने वाला समय बीजेपी इकोसिस्टम के लिए काफी कठिन होने वाला, ऐसा मुझे लग रहा है। उनको चारों तरफ से चौतरफा घेराबंदी हो रही है। जनता ने तो भारत की जनता ने तो बैसाखी पर ला ही दिया था, लेकिन अगर व्हाइट हाउस जैसा एक बहुत बड़ा ताकतवर देश इस मामले में, इस चीज में अगर रुचि लेने लगा है, तब तो मामला गंभीर होता ही जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए, बहुत मजा आया आज की चर्चा करके। आप दोनों का बहुत मनीष भाई से लास्ट मनीष भाई से पूछ लीजिए। बोलिए मनीष। अरे ठीक है, अरे नहीं हो गया ठीक है सिद्धार्थ भाई। चलिए, हो गया से मुझे अच्छा लगा अर्नब गोस्वामी को देखकर कि वो इस जो उचित हो वो करें, जो उचित लगे वो होगा, जो उचित होगा वही होगा। अर्नब गोस्वामी को यही बोलना चाहिए कि भाई वही करो जो उचित है तुम्हारे लिए। यस आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ और मनीष, शुक्रिया, थैंक यू।